हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास फिजिक्स का थर्ड टॉपिक मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो अब हमें इसमें चेक करना है कि ये हमारे पास एक बाउल है और इसमें ये एक बॉल पड़ी हुई है। तो आया कि इसकी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है, हमने ये डिस्कस किया। अच्छा, इनिशियली अगर हम देखें, ये बॉल जो है पोजीशन ओ पे पड़ी हुई है और इसका वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इस मैस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर एक्ट कर रही है। अब दोनों देखें डायरेक्शन में अपोजिट हैं, लेकिन इनकी वैल्यू जो होगी मैग्नीट्यूड वो सेम होगी। तो इट मींस जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो वेट है वो आपस में इक्वल है, वो बैलेंस्ड है बॉल और बॉल रेस्ट में पड़ी हुई है। अब हमने इस बॉल के ऊपर फोर्स लगाया, हमने फोर्स लगाई, इसे बॉल को जो है ना ड्रैग करके पॉइंट ए के ऊपर लेके आ गए। अब इस पॉइंट ए पे जब हमने बॉल को छोड़ा तो अब इस बॉल का वेट था जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स भी इस पे एक्ट कर रही थी। अब इस बॉल का जो वेट है अब वो दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा। एक कंपोनेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा और एक कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। यानी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा और एक कंपोनेंट जो है वो होगा हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में। अब यहां से अगर हम देखें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो है एम जी कॉस थीटा। अब उसी की डायरेक्शन में आर है, इट मींस आर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और जो एम जी कॉस थीटा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे। अब बाकी एक कंपोनेंट बचेगा एम जी साइन थीटा। अब यही एम जी साइन थीटा जो है ये बायस बन रहा होता है, काज बन रहा होता है इस बॉल को पॉइंट ओ की तरफ लाने का। इट मींस ये हमारे पास एम जी साइन थीटा है, ये एक्ट कर रहा है एज एन रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास पॉइंट ओ के ऊपर आके बॉल रुकती नहीं है, वो और ज्यादा ऊपर ऊंचाई की तरफ चली जाती है जो हमने पॉइंट बी लिया हुआ है वहां तक। अब पॉइंट बी पे देखें तो यहाँ पे भी बॉल का वेट है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन फिर वो वेट सेपरेट हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बैलेंस हो जाएगा हमारे पास जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वेट की ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाले उसके। तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास फिर वही एम जी साइन थीटा जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी यही कंपोनेंट जो है बायस बन रहा है रिस्टोरिंग फोर्स का, जो इस ऑब्जेक्ट को जो है पॉइंट ओ की तरफ लाने की कोशिश करता है। अब चूंकि ये एम जी साइन थीटा जो है ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑब्जेक्ट को भी पोजीशन की तरफ ला रही होती है, यानी उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा रही होती है। तो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, किसको शो कराने के लिए? नेगेटिव डायरेक्शन को शो कराने के लिए। तो अब न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास जो फोर्स होती है वो तो होती है एम ए के इक्वल, और दूसरी फोर्स जो है वो हमारे पास एम जी साइन थीटा के इक्वल है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से बराबर है तो राइट हैंड साइड को भी बराबर होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास आ गया एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी और ये साइन थीटा। अब ये एम से एम कट हो गया, यहां से आ गया ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो मोशन है स्विफ्ट होती है, फास्ट होती है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है साइन थीटा वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है, यानी वेरी वेरी स्मॉल होता है। जब कोई वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, चाहे एंगल साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो या टेन थीटा हो, वो थीटा के इक्वल हो जाती है। और यहाँ पे थीटा हमारे पास एक्चुअल में है क्या, जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है उसके। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स। अब ये g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कि क्या है, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। तो यहां से हम फिर रिजल्ट निकालेंगे a इज इक्वल टू माइनस एक्स कांस्टेंट और इधर आ गया x।
अब मैथमेटिक्स का रूल है कि जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, ये आ गया ए, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इधर से ये माइनस और के साथ में है। और ये बेसिकली हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है जो कि होती है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह ऑसिलेट कर रहा होता है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी डायरेक्शन जो है हमेशा टुवर्ड द मीन पोजीशन होती है। तो यहाँ से देखें यही रिजल्ट हमारे पास आ गया। इट मींस हमारे पास जो बॉल एंड बॉल की मोशन है वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब ये मोशन उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगी जब तक बॉल के पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, यानी वो वर्क करती रहेगी। अब क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हर तरफ मौजूद होती है तो यहाँ पे भी एयर रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद रहेगी, जिसे हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का। अब जब तक इसके अंदर एनर्जी मौजूद रहेगी ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉल जो है इस पोजीशन रो के गिर्द जो है ऑसिलेट करती रहेगी, अप एंड अप टू एंड फ्रो मूव करती रहेगी। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो इसकी मोशन जो है वो डैम्प होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। और कम होते होते एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा है कि जब ये बॉल ऐसा बनाया जाएगी। तो गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम, और हमने इसे मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया कि जो है ना इसकी मोशन जो है बॉल एंड बाउल सिस्टम में बॉल की वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। थैंक यू। हमारे पास कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस हैं, तो हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है वाइब्रेशन की। अब बेसिकली वाइब्रेशन होती क्या है? वाइब्रेशन असल में होती है हमारे पास वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट किसके गिर्द मेन पोजीशन। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से जो है ना ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया। अब इस पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट मूव करता गया, दोबारा उसी पॉइंट ए के ऊपर आके रुक गया। तो इस पॉइंट ए से जितना वो चला और दोबारा उसी पॉइंट तक वापस आ गया, तो यहाँ से हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है, एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है, एक कंप्लीट ट्रिप बन रही है। तो इस कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 सेकंड, यानी ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट ए से जब चला है तो इसे इस ए पॉइंट तक कंप्लीट साइकिल करने में जितना टाइम लगा है उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब अगर हमारे पास सिंपल पेंडुलम का केस हो तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T=2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। और अगर हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम हो तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास T=2 पाई स्क्वायर रूट M ओवर K। अब टाइम पीरियड है, टाइम है इट मींस, और टाइम के यूनिट्स क्या होते हैं? सेकंड होते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में कितने साइकिल मुकम्मल करती है का ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे अगर हम फैन चलाते हैं, जब हम उसे ऑन करते हैं तो एक सेकंड में उसकी मोटर कितना वाइब्रेट कर रही है, कितना ऑसिलेट कर रही है रॉड के गिर्द, उन साइकिल्स की तादाद को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उन स्वीप्स की तादाद को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी अगर हम सिंपल पेंडुलम का केस लें तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 पाई स्क्वायर रूट G ओवर L। और अगर हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम हो तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट K अपॉन M। अब फ्रीक्वेंसी के जो ऐसा यूनिट्स होते हैं वो असल में होते हैं हर्ट्ज के। अब अगर हम ये देखें कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशन क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन आपस में इनवर्स होता है, यानी हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से हमारे पास एक एमसीक्यू आती है, वो क्या कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो टाइम पीरियड इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड क्या बन रहा है? हमारे पास 1 बन रहा है। उसके बाद है हमारे पास एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट तक आया, इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। अब इस मेन पोजीशन से
यहाँ तक पॉइंट ए तक, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी। तो यहाँ से ये जो a है हमारे पास, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो ऑब्जेक्ट कवर करता है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। अब क्योंकि बेसिकली ये डिस्टेंस ही है, इट मीन्स लेंथ है, तो डिस्टेंस के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, मीटर होते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कोई भी डिस्टेंस है जो एक ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक कवर करती है। ये मैक्सिमम नहीं होगा, ये मिनिमम भी हो सकता है और ये मैक्सिमम भी हो सकता है। तो यानी ये कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, इसके लिए लाजमी शर्त नहीं है कि ये मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। अब डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला होता है x इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी, और यहाँ से ये जो x है हमारे पास असल में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और ये लेंथ है, चूँकि लेंथ के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, मीटर होते हैं। So I hope you guys understand all the basic concepts. If you have any doubt and question, you can ask. Thank you.